जय हिंद प्यारे बच्चों और साथियों। आज हमारा टॉपिक सीधी कार्रवाई दिवस का प्रतिफलन है। मीन्स कैबिनेट मिशन का भारत में आना और कैबिनेट मिशन का सीधा कांग्रेस द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाना और मुस्लिम लीग का इसको सीधा डिनाई कर देना, क्योंकि इसमें उनके पाकिस्तान की कहीं मांग की आपूर्ति नहीं हो रही थी। यहाँ पर आपूर्ति हो रही थी, दंगे की यहाँ आपूर्ति हो रही थी, विद्वेष की यहाँ आपूर्ति हो रही, सब चीज़ की, लेकिन यहाँ उनका पाकिस्तान की कोई भी बात नहीं थी। इसलिए मुस्लिम लीग ने पहले तो इसको एक्सेप्ट किया, बाद को इन्होंने इसको डिनाई कर दिया। और डिनाई करने के बाद अब लॉर्ड बेवेल के पास एक ही विकल्प बचा कि अब हमें कैसे भी करके कांग्रेस को निमंत्रण देना चाहिए। और आपको अच्छे से पता है 6 अगस्त को निमंत्रण भेजा जाता है कि आप आइए और सरकार गठित करिए, लेकिन ये सरकार अंतरिम सरकार होगी, एंटरिम गवर्नमेंट है, ना कि फाइनल गवर्नमेंट। तो अंतरिम सरकार बनाने के लिए सही शब्दों कहा जाए नेहरू जी को न्योता दिया जाता है और नेहरू जी इसके लिए एग्री भी कर जाते हैं और वो आ जाते हैं क्या कि चलिए ठीक है, हम सरकार बनाने के लिए तैयार हैं। लेकिन मुस्लिम लीग फिर बाहर रही और वही स्थिति जो मैंने चुनाव के बारे में जब संविधान सभा में कहा था कि एक ऐसी बारात है जिसकी दुल्हन ही भाग खड़ी हुई। तो चर्चिल का वो वाक्य यहाँ पर सत्य साबित हो रहा है कि मुस्लिम लीग ने इसे पूरी तरह से बहिष्कृत कर दिया। अब यहाँ पूरी कहानी सुन लीजिएगा, फिर मैं जल्दी से आगे बढ़ता हूँ। कैबिनेट मिशन में एक प्रस्ताव ये था कि जो भी देसी रियासतें हैं वो या तो स्वतंत्र रहना चाहे तो स्वतंत्र रह लें, अपना संविधान बनाना चाहे तो विधि अपनी बना लें, या भारत में जो सही शब्दों में कहें ब्रिटिश भारत है उसमें शामिल हो जाएं, या जो अंतरिम सरकार है इसमें शामिल हो जाएं। ये उनके लिए स्वतंत्रता रखी गई थी। अब हुआ क्या कि जब अंतरिम सरकार के लिए गठन हुआ, यहाँ पर 2-3 चीज़ें कंट्राडिक्टरी समझ लीजिएगा। इस गठन में अंतरिम सरकार में कहीं पर भी हम अंबेडकर साहब को शामिल नहीं करेंगे, यहाँ पर कहीं हम अबुल कलाम आज़ाद को शामिल नहीं करेंगे। अब आपका क्रॉस क्वेश्चन होगा आखिर क्यों नहीं शामिल करेंगे? जब वो संविधान सभा में शामिल हैं 1946 में, जब वो शामिल हैं पूना पैक्ट में, जब वो शामिल हैं क्रिप्स मिशन के साथ, जब वो शामिल हैं बेवेल योजना के साथ, जब वो शामिल हैं जिन्ना जी के साथ, तो आखिर क्या कारण है कि अंतरिम सरकार में इन लोगों को यूँ कहें कि प्रतिनिधित्व तो नहीं दिया जाता है? तो मैं आपको यहाँ 2 चीज़ें समझा दूँ। यहाँ पर जब कैबिनेट मिशन की अनुशंसा पर अंतरिम सरकार का गठन होता है, ध्यान सुनिएगा, तो बेवेल कहता है कि इसका जो अध्यक्ष होगा वो अभी भी वायसराय होगा, अभी भी अध्यक्ष जो होगा वो वायसराय ही होगा। यानी कि अभी भी जो वास्तविक शक्ति है उसके केंद्र में अभी भी वायसराय ही होगा। नीचे की गवर्नमेंट, सही शब्दों में याद करिए, डोमिनियन स्टेटस ही तो है। क्या कहा था डोमिनियन स्टेटस में? ऊपर वाला मेरा, नीचे वाला तुम्हारा। तो सही शब्दों में यही डोमिनियन स्टेटस था ना। तो इन्होंने डोमिनेट स्टेटस अपनी बात तो मनवा ही लिया, भले कुछ चिल्लाते रहो। चलिए, अंतरिम सरकार के लिए निमंत्रण जाता है 6 अगस्त को और 12 अगस्त को नेहरू जी इसके लिए एग्री करते हैं और 2 सितंबर का वह दिन है जब अंतरिम गवर्नमेंट आ जाती है। कैबिनेट मिशन में एक बिंदु था कि जो भी संविधान सभा होगी उसमें 14 से अधिक सदस्य नहीं होंगे। कैबिनेट का मतलब ही होता था मंत्रिमंडल एक ऐसा जो कोर कमेटी हो, लेकिन ऐसी कोर कमेटी हो जिसमें प्रत्येक दल का प्रतिनिधित्व तो लगभग बराबर मात्रा में उपस्थित हो। तो इन्होंने क्या किया कि कैबिनेट मिशन में लिख दिया था ना कि 14 सदस्यीय ही कैबिनेट मिशन होगा, जो अंतरिम सरकार होगी वो मंत्रालयों का बंटवारा केवल 14 लोगों में किया जाएगा और उसका जो अध्यक्ष होगा या वायसराय होगा वो हमेशा ब्रिटिश होगा, जो कि इस समय लॉर्ड बेवेल है। ये वही लॉर्ड बेवेल है जो अपने लिए अपनी एक योजना लेकर आया था कि कैसे करके मुस्लिमों और हिंदुओं को मिला लिया जाए, ये आपस में विद्रोह ना करें और हम पाकिस्तान की मांग को डिनाई कर दें। रेडियो से प्रसारण किया था BBC से, मैंने आपको इसकी कहानी सुनाई थी। तो होता क्या, लॉर्ड बेवेल कहता है कि चलिए आप अपनी सरकार बनाइए नेहरू जी। अब अंतरिम सरकार के लिए सदस्यों का चयन होता है। अब सुनिएगा कौन कहाँ से आएगा। अब 14 लोगों की बात कही गई कि 14 लोगों को आपको लेकर आना है। 2 सितंबर का दिन है, 2 सितंबर 1946 का दिन है और नेहरू जी अपनी अंतरिम सरकार में शामिल सदस्यों का ब्यौरा दे रहे हैं। और वो ब्यौरा, ये पृष्ठभूमि मैं आपको सुना रहा हूँ। 14 जो सदस्य होंगे उसमें 5 सदस्य सवर्ण हिंदुओं के होंगे। कहाँ था ये सवर्ण हिंदू? सब याद करिए, ये क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव था जिसमें कहा गया था कि सवर्ण हिंदू होंगे। याद आया? तो ये सवर्ण हिंदू होंगे। इसी पर तो कहा गया था कि वास्तव में कांग्रेस सवर्ण हिंदुओं की संस्था है, ये एक जाति की संस्था है। चलिए कोई बात नहीं। 5 होंगे कहाँ से? कांग्रेस से या कहें सवर्ण हिंदुओं से। 3 होंगे मुस्लिम सदस्य,
एक होगा सिख, एक होगा पारसी, एक होगा एंग्लो इंडियन और एक व्यक्ति होगा अनुसूचित जाति से। तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में जल्दी से बताइए, वास्तव में अनुसूचित जाति से किसको दिया जाना चाहिए था पद, और उसको मंत्रालय कौन सा दिया जाना चाहिए था? जल्दी जवाब दीजिए। यस, तो आपका जवाब होगा कि सर वास्तव में पद दिया जाना चाहिए अम्बेडकर साहब को। तो आखिर ऐसा क्या हो गया कि जगजीवन राम को पद दिया गया? तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जगजीवन राम उस समय सबसे बड़े, यानी यूँ कहें कि वरिष्ठ व्यक्ति थे। अम्बेडकर साहब ने अपने जगह पर उनको प्रस्थापित किया था। और एक कहानी सुन लीजिए, कहीं कहीं किताबों में मिलता है कि नेहरू जी के और अम्बेडकर जी के विचारों में विरोधाभास था या कंट्राडिक्ट था, एक दूसरे से बात का कॉन्फ्लिक्ट था। तो अम्बेडकर जी नेहरू जी को पसंद नहीं कर रहे थे और नेहरू जी अम्बेडकर जी को पसंद नहीं कर रहे थे, लेकिन कहीं कहीं लिखा जाता है कि दोनों में बहुत प्रगाढ़ प्रेम था। एनीवे, जो भी हो, अम्बेडकर साहब शामिल नहीं होते हैं और जगजीवन राम को एससी सदस्य के रूप में शामिल कर लिया जाता है। तो पहले क्या होता है, पूरी कहानी सुन लें। पहले जब 14 सदस्य लाने थे तो केवल 12 सदस्य ही नेहरू जी लेकर आते हैं, और 12 मैंने गिना दिया कौन कौन कैसे कैसे होंगे। समझिए, 5 कौन होंगे? सवर्ण हिंदू या यूँ कहें कांग्रेस से। 3 होंगे मुस्लिम से, मुस्लिम लीग से नहीं, मुस्लिम सदस्य होंगे जातिगत। 1 सिख, 1 पारसी, 1 ईसाई, और 1 ईसाई मतलब एंग्लो इंडियन, और 1 होगा अनुसूचित जाति का व्यक्ति। 5, 3, 8, 4, 12, ये 12 सदस्य लेकर बैठ जाते हैं। कौन? नेहरू जी अपने मंत्रिमंडल का गठन करते हैं। अब यहाँ ध्यान से सुने, इंटरव्यू में क्रॉस क्वेश्चन कि 2 पद क्यों नेहरू ने छोड़ रखे थे? क्योंकि नेहरू को मुस्लिम लीग की गुलाटी मारने की शक्तियों के बारे में पता था। उन्हें आभास था आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ये गुलाटी मारेंगे, और जब गुलाटी मारेंगे तो पद नहीं होंगे, और पद नहीं होंगे तो स्वाभाविक है हमें किसी व्यक्ति को हटाना पड़ेगा। तो कम से कम 2 पद उनके दिमाग में था, मुस्लिम लीग के 2 पदों को हम छोड़ देते हैं, अगर वो आते हैं तो शामिल हो जाएंगे। अब होता क्या, 12 सदस्यों को शपथ दी जा रही, मेरी बात समझ लीजिएगा, 12 सदस्यों को शपथ दी जा रही। किसको कौन सा वो मिल रहा है, ध्यान से सुन लीजिएगा, बहुत बड़ा टॉपिक लेकिन बहुत महत्वपूर्ण। यहाँ से हमेशा प्रश्न आएगा और आप ऐसा कन्फ्यूजन करोगे। अब सुनिए, जो 12 सदस्य आते हैं उनमें एक तो सबसे पहली बात, एक वायसराय स्वयं अध्यक्ष है, इसलिए उस पद को मंत्रालय न माना जाए। यूँ कहें कि प्रेसिडेंट के रूप में अभी भी वायसराय स्थापित हो चुका है, तो वायसराय अध्यक्ष के रूप में है, और वो है कौन? लॉर्ड बेवेल। ध्यान सुनिएगा, कौन है? ये बेवेल है। लॉर्ड बेवेल अध्यक्ष के रूप में है, और इसका उपाध्यक्ष कौन बनाया जाता? ध्यान रखिए, पेपर में बहुत बार आया। उपाध्यक्ष कौन था अंतरिम सरकार का? तो थे जवाहरलाल नेहरू। चलिए देखते हैं कि इसको कौन सा मंत्रालय मिला। अब देखिए, जवाहरलाल नेहरू को मिला ये प्राइम मिनिस्टर के रूप में, उपाध्यक्ष भी रहे, विदेश मंत्रालय और राष्ट्रमंडल। याद करिए 1940 के आसपास अगस्त प्रस्ताव में कहा गया था, लिथगो प्रस्ताव में भी था कि भारत चाहे तो राष्ट्रमंडल सदस्यों में शामिल हो, चाहे तो उनसे डिनाई कर जाए, इसके लिए भारत स्वतंत्र होगा। तो राष्ट्रमंडल किसको मिला था? वो नेहरू जी को मिला था। ध्यान सुनिएगा, उनको उपाध्यक्ष पद भी प्राप्त हुआ था, उसी को पीएम भी कहा जा सकता था उस समय का। वल्लभ भाई पटेल को क्या मिला था? ध्यान रखेंगे, वल्लभ भाई पटेल को मिला था गृह और सूचना प्रसारण मंत्रालय। ध्यान से सुनेंगे, गृह और सूचना मंत्रालय। दूसरा, बलदेव सिंह, ताकत वाली बात है भाई, तो इनको बलदेव सिंह को मिला था रक्षा मंत्रालय। जॉन मथाई जो कि कौन थे? एक पारसी थे, आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ये पारसी व्यक्ति थे, इनको मिला था उद्योग मंत्रालय। सी राजगोपालाचारी जिनको शिक्षा मंत्रालय मिला था। सी एच भाभा जो एक कौन थे? ईसाई थे, इनको मिला था कौन सा? कार्य और खनन मंत्रालय। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्रालय। जगजीवन राम श्रम मंत्रालय। कुल मिला के 9 सदस्यों के मंत्रालय तुरंत बांट दिए गए, और 3 सदस्यों को स्वतंत्र प्रभार के रूप में दिया गया। उनमें कौन कौन था देखिए, एक थे शरद बोस, दूसरे थे सैयद अली, और तीसरे थे सर सफ़ात अहमद खान। 2 मुस्लिम, 1 हिंदू। ये 12 लोगों का एक दल था जिसको नेहरू ने शपथ दिलाई, किसकी? मंत्रिमंडल की या कैबिनेट मंत्रियों की। अब कहानी क्या ट्विस्ट होती है, जरा ध्यान से सुनेगा। ये जितने भी लोग शामिल हुए, ये एक बार में आए हुए व्यक्ति हैं, 2 पद अभी खाली हैं। अब क्या होता है, ये अंतरिम सरकार गठित हो गई, और इस अंतरिम सरकार में निश्चित हो गया कि 14 सदस्य होंगे। ये बेवेल की अपनी योजना थी, जो कैबिनेट मिशन के आधार पर ये अंतरिम सरकार गठित हो रही। अब देखिए क्या होता है, बहुत समझाने पर बेवेल के, अब यहाँ बेवेल क्या समझा रहा, मेरी बात समझिए। बेवेल ने पहले भी गेम खेला था, क्रिप्स मिशन में, कैबिनेट मिशन में भी बेवेल था अप्रत्यक्ष रूप से, मैंने आपको कहानी सुनाई है। होता क्या है कि बेवेल अब कान भरता है, किसके
कान भरता है वो मुस्लिम लीग के, सही शब्द में जिन्ना साहब का, जिन्ना साहब के कान में फूंकता है कि अगर आप शामिल नहीं होंगे अंतरिम सरकार में तो इनके पास पूरी शक्तियाँ चली जाएंगी, और इनके पास पूरी शक्तियाँ चली गई तो तुम कभी पाकिस्तान नहीं पाओगे। तो तुम्हारे पास एक बढ़िया विकल्प है कि तुम इस सरकार में शामिल होकर इनका विरोध करो ताकि ये कुछ करने ही ना पाए, नहीं एक अध्यादेश जारी करेंगे, तुमको सबको रोड किनारे ला देंगे। ध्यान सुनिए कि बेबिल ये रचना रच रहा, और ये चीज़ जिन्ना साहब को समझ में आ गई। जिन्ना साहब को हमेशा गलत चीज़ समझ में आती थी, क्योंकि उन्होंने हमेशा से, चाहे लिथगो आयोग हो, 1935 का अधिनियम हो, 1937 का अधिनियम हो, 1940 का अगस्त प्रस्ताव हो, 1942 का क्रिप्स मिशन हो, लॉर्ड बेवेल की योजना हो, माउंट बेटन योजना हो, कैबिनेट मिशन, सब में क्या किया था मुस्लिम लीग ने? सिर्फ अड़ंगा लगाया था, और सिर्फ अपने हित साधन के लिए। और आपको अच्छे से याद है कि जब इनको सरकार में शामिल नहीं किया गया तो चिढ़ गए, और चिढ़ने के कारण ही इन्होंने 16 अगस्त को सीधी कार्रवाई की घोषणा कर दी। याद करिए, मैंने आपको पहले इसके बारे में खूब अच्छे से बताया कि जब मुस्लिम लीग को सरकार बनाने का न्योता नहीं दिया गया तो मुस्लिम लीग चिढ़ के सीधी कार्रवाई की थी। कल वाला वीडियो आप देखे होंगे, और उसके बाद आपको समझ में आ गया होगा मुस्लिम लीग वास्तविकता में चाहती क्या थी। लॉर्ड बेवेल समझाता है कि आप जाइए और आप जाकर शपथ लीजिए और प्रयास करिए कि ये कांग्रेस की जो अंतरिम सरकार है चलने ना पाए। वास्तव में बेवेल के दिमाग के ऊपर से, और ये बात जिन्ना जी को समझ में आ जाए, उनको हमेशा गलत बात ही समझ में बहुत जल्दी से आती थी। हुआ क्या, जिन्ना साहब मान जाते हैं बेवेल के बहुत समझाने पर, और जिन्ना साहब कहते हैं ठीक है, नेहरू जी ने 2 पद छोड़ रखे थे हमारे लिए, हमें भी पता था दिमाग में हमारे, ये उन्हीं की दिमाग की उपज होगी। हम 2 पद नहीं, हमें 5 पद चाहिए। क्यों चाहिए 5 पद? क्योंकि 5 पद कांग्रेस के सवर्ण हिंदुओं के थे, तो 5 पद मुस्लिमों के भी होंगे जिन्हें मुस्लिम लीग भेजेगी, और उनके मंत्रालय भी हम ही सेट करेंगे। नेहरू जी के पास ये अधिकार नहीं होगा। तो बेवेल अब नेहरू जी को क्या समझा रहा है, मेरी बात समझ लीजिएगा, नेहरू जी को क्या समझा रहा है। उधर अंबेडकर साहब ने एक स्टेटमेंट दे दिया जो गड़बड़ हो गई। अंबेडकर साहब ने कहा कि एक ऐसा देश है जहाँ 2 राष्ट्र शासन कर रहे हैं। ध्यान सुनिएगा, एक ऐसा देश है जहाँ 2 राष्ट्र शासन कर रहे हैं, यानी कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस शासन कर रहे हैं, और देश अभी भी वायसराय के पास है। ये बहुत बुरा कमेंट था कांग्रेस के ऊपर। क्यों? क्योंकि कांग्रेस में अंबेडकर साहब शामिल नहीं हैं, जो कि बाद को विधि मंत्री बनेंगे अंतिम सरकार में। यहाँ पर उनका कोई लेखा जोखा नहीं। तो अंबेडकर साहब हंसते हैं और कहते क्या हैं कि एक ऐसा देश है जहाँ पर 2 राष्ट्र समझ लीजिए, एक पाकिस्तान और एक मुस्लिम लीग और एक कांग्रेस, ये 2 शासन कर रहे हैं। ये कमेंट था, और बेवेल ने इसी को रख दिया जिन्ना के सामने कि तुम यार 2 देशों की बात कर रहे हो, मुस्लिम लीग शामिल होना चाह रही, शामिल कर लीजिए, आपका देश बंटवारा बच जाएगा। बंटवारा बच नहीं जाएगा। मुस्लिम लीग 3 चीज़ें लेकर आई थी। नंबर 1, आपके हर कार्य में गतिरोध उत्पन्न करना। नंबर 2, अपनी पाकिस्तान की मांग हमेशा रखते रहना। नंबर 3, मुस्लिमों को यह ज़रूर रियलाइज़ कराते रहना कि तुम्हारा हित तभी है जब मुस्लिम लीग तुम्हारे साथ है। जबकि मैं आपको बता दूं कि मुस्लिम लीग साथ नहीं थी, मुस्लिम साथ थे। आप यहाँ पर ज़रा देख लीजिए, चाहे सैयद अली हों, चाहे पर सरफात हों, चाहे पर जो भी व्यक्ति इसमें शामिल किए गए हों, वो सारे के सारे जो मुस्लिम थे उन्हें ऐसे ही शामिल। अरुणा आसफ़ अली, आपको अच्छे से पता होगा कि इसमें शामिल किया जाते हैं। अरुणा आसफ़ अली ये भी शामिल हो जाते हैं मुस्लिम लीग की ओर से। ये सब कांग्रेसी ही तो थे पहले। तो इसका मीन्स हो गया कि इनका पूरा प्रतिनिधित्व था, लेकिन मुस्लिम लीग अपने स्वार्थ, केवल और स्वार्थ कि मुझे पाकिस्तान चाहिए, क्योंकि मेरे हित साधन उसी में हो रहे थे। ध्यान सुनिए, चलिए मुस्लिम लीग की बात मान ली गई और कहा गया ठीक आप 5 पद सदस्य बोलिए। तो अब मुस्लिम लीग का तो कहना था कि पहले पद तो खाली करो, हम कहाँ भेज दें। तो जवाहरलाल नेहरू अनुशंसा करते हैं कि 3 लोगों को पद से अपने इस्तीफा दिया जाए। कौन कौन इस्तीफा देगा ज़रा देख लीजिएगा, किताबों मिलता है। तो पहला देंगे शरद बोस, ध्यान रखिएगा, पहला इस्तीफा आएगा शरद बोस का। दूसरा इस्तीफा आएगा सैयद अली का, किसका आएगा? सैयद अली का। और तीसरा इस्तीफा आएगा सरफराज खान का, किसका आएगा? सर शफात खान। इन 3 लोगों का इस्तीफा लिया जाता है। ध्यान सुनिएगा, अब जब 3 लोगों का इस्तीफा लिया जाएगा, प्रारंभ में सदस्यों की संख्या थी 12 में से 3 का इस्तीफा गया तो कितने बचे? 9, और 5 आ गए कहाँ से? मुस्लिम लीग से। तो कितना हो गई? अब कैबिनेट हो गई 14 मंत्रियों की। और यही कैबिनेट मिशन का वास्तव में उद्देश्य था कि 14 से ज़्यादा सदस्य कैबिनेट में नहीं हो सकते। तो आप समझ में आ गया पूरी चीज़। पहले 12 सदस्यों को शपथ दी गई। मुस्लिम लीग बात को 26 अक्टूबर को मान गई। 2 सितंबर की घटना है। बेवेल उनको समझाता है। बेवेल के समझाने पर जिन्ना साहब मान जाते हैं। जिन्ना साहब 5 प्रतिनिधि भेजते हैं, और 5 प्रतिनिधियों के कारण
अब संख्या अगर रियल में देखा जाए तो 12 5 17 हो गई। तो अब 17 हो गई तो कोई 3 लोग हटाइएगा ना, तब ना 14 होगी। तो मुझसे तो कांग्रेस ने क्या किया, शरद बोस को, सैयद अली को और सरफराज खान को, इनको इस्तीफा दिलवाया और 3 ये हट गए, 2 लोग और आ गए, कुल मिलाकर 5 मुस्लिम लीग के सदस्य आए। और कौन कौन आए ज़रा देखिए। और उन्होंने पहले कह दिया था कि मंत्रालय हम अपने अकॉर्डिंग लेंगे। कौन कौन मंत्रालय मिला देखिए। अरुणा आसफ अली को मिला रेलवे मंत्रालय, आप अच्छे से मालूम है उस समय की सबसे इकॉनमी इसी पे थी। लियाकत अली आप अच्छे जानते हैं, इनको वित्त विभाग दिया गया। और वित्त विभाग लेने के इनके पीछे ही था कि जितने भी वित्तीय मामले होंगे उन पे अड़ंगा लगाने का पूरी जिम्मेदारी लियाकत अली साहब की होगी। और मैं आपको बता दूं, जब भारत का बंटवारा हुआ पाकिस्तान के रूप में तो लियाकत अली साहब ने पैसा का लंबा चौड़ा खेल खेला था। चलिए कभी आगे। अगला आई चुंदरीगर, ये कौन थे, कॉमर्स। अब कॉमर्स तो होगा भैया, भारत और समय व्यापार का गढ़ था। अब्दुल रब निसार, ध्यान रखिएगा, अब्दुल रब निसार ये संचार एवं डाक विभाग मिला था। जबकि देखिए यहाँ पर संचार व सूचना और प्रसारण मंत्रालय इनके पास था, यहाँ से छीनकर संचार मंत्रालय दे दिया गया किसको, और डाक व्यवस्था भी दी गई किसको, अब्दुल रब निसार को। तीसरा गजनफर अली, ये स्वास्थ्य मंत्री थे। कौन थे, गजनफर अली, ये स्वास्थ्य मंत्री थे। और जोगेंद्र नाथ मंडल, इनके बारे में क्या बताऊं, जोगेंद्र नाथ मंडल को विधि मंत्रालय दिया गया। ये जोगेंद्र नाथ मंडल जब पाकिस्तान बन जाता है तो स्वतंत्र पाकिस्तान के पहले विधि मंत्री भी जोगेंद्र नाथ मंडल ही बनाए गए। तो इस प्रकार ये 5 मंत्रालय, ध्यान सुनिएगा, ये सारे के सारे पेपर में आते, सब कुछ पेपर का प्रश्न है। शुरू से लेकर अभी तक जितना पढ़ा है वो सारा का सारा क्वेश्चन पेपर में आएगा। तो सबसे पहले आशफ अली को रेलवे मंत्रालय, लियाकत अली को वित्त मंत्रालय, आई चुंदरीकर को वाणिज्य मंत्रालय, अब्दुल रब निसार को डाक एवं संचार मंत्रालय, गजनफर अली को स्वास्थ्य मंत्रालय और जोगेंद्र नाथ मंडल को विधि मंत्रालय दिया गया। और ये सारे के सारे 5 सदस्य मुस्लिम लीग से थे। क्वेश्चन सुनिएगा, 4 इनमें से कोई रखेगा, एक हटाएगा और कहेगा इनमें से कौन मुस्लिम लीग की ओर से शामिल नहीं था। 3 रखेगा, एक कोई यहाँ से उठा कर रख देगा और आपको ढूंढना होगा कि कौन शामिल नहीं था। तो आपको इन 5 लोगों के नाम देखिए, 2 तो आप आसानी से, 3 अली हैं, यहाँ पर कोई अली नहीं है, ध्यान रखिए। मुस्लिम लीग में कांग्रेस की तरफ से भेजे गए में कोई अली नहीं है, तो 3 अली रट लीजिएगा, एक लियाकत अली, दूसरा गजनफर अली और तीसरा आसफ अली। तो 3 तो अली ही अली हो गए, ध्यान रखिएगा। चौथा चुंदरीगर और जोगेंद्र नाथ मंडल, तो मंडल और चुंदरीगर को रट लीजिए, बाकी 3 तो अली ही हैं। जो भी नेक्स्ट रखा जाए समझ लीजिएगा कि वही व्यक्ति मुस्लिम लीग की ओर से शामिल नहीं था। अब बात समझ में आ गई। दूसरा, जब कहा जाएगा कि मुस्लिम लीग को शामिल करना था अंतरिम सरकार को, तो किससे इस्तीफा नहीं दिलाया गया, ध्यान रखिएगा। दिलाया किससे गया, शरद बोस से, सैयद अली से और सरफराज खान से। इन तीनों के बाद एक कोई नया घुसा देगा और आपको बताना पड़ेगा। अंतरिम सरकार कब गठित हुई, तो 2 सितंबर 1946 को, ध्यान से रुकेगा। मुस्लिम लीग कब शामिल हुई, तो 26 अक्टूबर 1946 को। इस प्रकार, और देखिएगा यहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर साहब को इसमें कोई स्थान नहीं है, डॉक्टर राधाकृष्णन साहब को कोई स्थान नहीं है। अबुल कलाम आज़ाद, जो उस समय के सही शब्दों में कहा जाए एनर्जी के भंडार थे, या यूँ कहें कि उस समय की जो आज अंतरिम सरकार गठित हो रही, उनमें इनका बहुत बड़ा श्रेय था, लेकिन इनको शामिल नहीं किया गया। उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है। जब मैं संवैधानिक इतिहास पढ़ाऊंगा भारत का, तब आपको बताऊंगा कि आखिर इसके पीछे बेसिक रीज़न क्या थे। तो कहेंगे सर यहाँ क्यों नहीं बताना, क्योंकि यहाँ पर संभव नहीं, क्योंकि यहाँ संवैधानिक निर्माण की प्रक्रिया की बात ही नहीं हो रही। फिर भी एक लाइन में समझ लें, राधाकृष्णन साहब को न शामिल करने के पीछे एक कारण था, ये बहुत बड़े शिक्षाविद थे और यहाँ शिक्षा में सी राजगोपालाचारी शामिल थे, तो 2 लोग शिक्षा विभाग से नहीं आ सकते थे, इसलिए राधाकृष्णन को रोका गया। बात को आपको अच्छे से पता, ये उपराष्ट्रपति बनाए जाते हैं। अबुल कलाम आज़ाद, जो कि उस समय सबसे श्रेष्ठ नेताओं में थे, तो उनको ये प्रयास किया जाता, मैं स्पष्ट बता दूं कि अगला PM इन्हीं को बनाया जाएगा जब अंतिम सरकार होगी, इसलिए इनको रोका गया। अम्बेडकर साहब के बारे में क्या कहना चाहा, ये तो मस्त मोला फक्कड़ आदमी थे, इनको शामिल किया जाता तो सारी विधि ही उल्टा हो जाती। क्यों, सीधी बात में बकवास वाला हिसाब किताब था। अम्बेडकर साहब को इसमें शामिल नहीं, क्योंकि हो सकता है नेहरू जी से इनके विचार कॉन्फ्लिक्ट कर जाते। तो इस प्रकार एक सही शब्दों में कहा जाए तो एक सरकार अंतरिम गठित हो गई। चलिए, कम से कम हमने ये तो देख लिया कि अब सरकार बनाने की स्थिति में हम हैं। अब बिर्किनहेड नहीं कहेगा कि भैया तुम्हारी औकात नहीं कि तुम संविधान, हमने बना भी लिया, सरकार भी गठित कर ली, लेकिन ये सरकार ज़्यादा दिन चलने नहीं पाई, क्योंकि हर एक बजट में, हर एक प्रपोजल में, हर एक संविधान की बैठक में सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग एक काम करती थी
कैसे भी करके इनके काम को बिगाड़ा जाए, सरकार को चलने ना दिया जाए, सरकार की बुराई की जाए और कैसे भी करके पाकिस्तान की मांग को जिंदा रखा जाए। और ये तभी संभव था, बेबल ने कहा था, जब तुम सरकार का हिस्सा होगे, बाहर से तुम चिल्लाते रहोगे, किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? वो सत्ता में है, तुम्हें उठाकर फेंक देंगे, तुम भी सत्ता का हिस्सा बन जाओ। और यही सोचकर जिन्ना साहब सत्ता का हिस्सा बने थे और यही कहा था कि अंतरिम सरकार चलने नहीं पाई, या यूँ कहें कि चलने दी ही नहीं गई मुस्लिम लीग के द्वारा। तो अब तो पूरी बात समझ में आ गई हुई कि अंतरिम सरकार क्या थी, कैसे गठित। अंतरिम का मतलब समझ लीजिएगा, अंतरिम का वास्तविक मतलब होता है मध्यवर्ती। क्या होता है? मध्यवर्ती, यानी कि अभी पूरा अंतिम के पहले की स्थिति, ये अंतरिम फिर अंतिम, इनके बीच की स्थिति को अंतरिम कहा जाता है, यानी कि मध्यवर्ती। यानी कि जो अंतिम सरकार बनेगी उससे पहले की सरकार ये है। और ये पेपर में खूब आता है कि अंतरिम सरकार में कौन शामिल था, कौन नहीं शामिल था, किसको मंत्रालय मिला, कौन मुस्लिम लीग से था, कौन ईसाई व्यक्ति था, कौन कौन था। ये पूरी चीज़ें आपको इस चार्ट के माध्यम से हमने समझाने का प्रयास किया है। बाकी इसका चार्ट आपको नीचे कमेंट्स बॉक्स में जाइएगा, नीचे PDF फाइल आपको मिल जाएगी। चलिए, ये था आज हमारा अंतरिम सरकार। उम्मीद है आप नोट करेंगे, टॉपिक बहुत बड़ा नहीं था लेकिन परीक्षा में बहुत आता था, इसलिए पढ़ाना पड़ा। अब इसके बाद 2-3 टॉपिक और बचे और आप आज़ाद और हम भी आज़ाद और हम सब आज़ाद। फिर बात करेंगे किसी अन्य टॉपिक पर, किसी अन्य बिंदु पर। और इस वीडियो के लास्ट में जो भी क्लास के लोग पढ़ रहे हों, इस समय लाइव क्लास में हों या क्लास से बाहर हों, जिन लोगों ने ये YouTube चैनल क्रिएट करने के लिए हमसे आफत जो दी थी कि सर चालू करिए, हमारा नुकसान हो रहा है, उनमें से 90% लोग लाइव क्लास में कभी नहीं दिखाई देते। तो उनको आप एक संदेशा दे दीजिएगा कि सर ने कहा है कि आपको लाइव क्लास में आना ही होगा, अदरवाइज़ ऑफलाइन क्लासेज में आपको अनुमति नहीं मिलेगी। क्यों? हमने इतनी मेहनत इसलिए करी थी ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। कल क्लास में आकर फिर शुरू करो, सर आप हिस्ट्री फिर से शुरू करिए, क्योंकि हम नहीं पढ़ पाए। और आपकी हिस्ट्री के लिए मैंने बहुत सारा प्रयास किया था कि पूरी हिस्ट्री आप तक पहुंच जाए और लॉकडाउन का आपको एहसास भी ना होने पाए। उसमें मैं सफल रहा हूं, आप असफल हैं, ये आपकी असफलता है। क्यों? सफल होना ना होना, चॉइस इज योर्स, आप पर निर्भर करता है। ठीक, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आएगा। ना पसंद आए तो भी मन भर के पढ़िए और नहीं मन रखने के लिए पढ़ लीजिए। आज फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई उम्मीद के साथ, नए जोश के साथ। फिलहाल आज इतना ही।